नमस्कार, आप सबका पुनः स्वागत करता है रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। हमारी इस खास पहल जिसका नाम है क्वांटम क्विज। ये पॉडकास्ट हम हमारे यूट्यूब चैनल पर रन करते हैं। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, जैसा कि आप सब जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स का एक यूनिट है भोपाल में, और आप सब इस कार्यक्रम से परिचित तो हो चुके हैं। आज इस 12वें एपिसोड में हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो NITTR भोपाल के निदेशक हैं, और साथ ही साथ में एक इनोवेटर अप्रोच के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, वो कैसे अपने एक विज़न के साथ इस चीज़ को कैसे अमूर्त रूप दे रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। उनकी निजी साइंटिफिक जर्नी के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी के रूप में उन्होंने जीवन कैसे व्यतीत किया, जो कि हमारे इस ऑडियंस में बहुत से विद्यार्थी और शिक्षक होंगे, वो उनसे शिक्षा ले सकें, इंस्पिरेशन ले सकें। और रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की इस खास पहल में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साकेत जी, आपने मुझे रीजनल साइंस सेंटर में आने का मौका दिया और आपसे बात करने का एक बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, ये हमारा इसे अवर ऑनर एंड प्रिविलेज कि आप इतनी व्यस्तम समय के बाद भी हमेशा साइंस सेंटर फैमिली के लिए आपका ना सिर्फ मार्गदर्शन उपलब्ध है, बल्कि आपका मेंटरशिप एंड सपोर्ट भी है, ताकि जो रीजनल साइंस सेंटर भोपाल का जो लक्ष्य है कि प्रदेश में हम विद्यार्थियों के बीच में, चाहे वो स्कूल्स में हों, कॉलेजेस में हों, यूनिवर्सिटीज़ में हों, या आम जनमानस के बीच में, विज्ञान को कितना प्रभावित रूप से, सक्रिय रूप से समाज में ले जाने के लिए जो विज्ञान केंद्र का लक्ष्य है, अपनी गतिविधियों के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से, साल भर में चल रहे कई शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से, तमाम मध्य प्रदेश सरकार के संस्थानों के साथ जुड़कर, और भारत सरकार के जो भोपाल में संस्थान हैं उन सब के साथ मिलकर जो हम काम करते हैं, उसमें भी आपका हमें सपोर्ट रहता है। परंतु आज आप हमसे जब जुड़े हैं तो सर, आपकी ये पर्सनल स्टोरी है जो आज हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो विजिटर साइंस सेंटर आते हैं, वो अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपसे वो इंस्पिरेशन के लिए कुछ ना कुछ एक नया आज लेके जाने वाले हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ साझा करूँगा कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल जिस रूप से NITTR के साथ जुड़ा है, उससे कहीं सर का एक पर्सनल टच और कनेक्ट है, क्योंकि सर हमेशा इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि हम हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करके हम अपनी उस विचारधारा को कैसे निर्मित करें कि हर बड़ा टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो, या हमारा देश स्वयं आत्मनिर्भरता सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोनेस के लिए ना हो, बल्कि हम खुद बनाएं और फिर धीरे से हम ग्रोथ करें, ताकि आत्मनिर्भरता वाकई में हमारी स्वयं की हो। सर की तमाम इन बातों से विद्यार्थी भी बड़े प्रभावित होते हैं, और हाल में ही क्योंकि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे के सेलिब्रेशन में सर से कुछ बच्चे मुखातिब हुए और उन्हें अपने डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाए, तो सर के उन सवालों ने भी हमें थोड़ा सा मौका दिया है और सर को समझने का। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो विद्यार्थी जीवन रहा है, कैसे आपने अपने जीवन में ये निर्णय लिया, या वो परिस्थितियाँ या वो वातावरण कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक करियर बनाने आप निकल पड़े। साकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे निजी जीवन के कुछ सवाल पूछकर मैं निश्चित तौर पे ये महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे एक ऐसा मौका दिया है जिससे कि जो भावी पीढ़ी है, और ख़ास करके वो विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, संसाधनों का कई बार अभाव होता है, उनके लिए शायद कुछ, मेरा मानना है कि हम सबकी वार्तालाप से कुछ मिल सकेगा। जैसा कि आपने मेरा से पूछा कि मेरा जो विज्ञान का एक रास्ता था, पथ था, वो कैसे आपने इसको सेलेक्ट किया अपने जीवन में, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जन्म 1962 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में, जो आज के डेट में मऊ डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे एक गांव है बहादुरपुर, मधुबन थाना क्षेत्र के अंदर आता है। उस गांव में जो उस समय गांव की जो सारी जो व्यवस्था थी, वो ग्रामीण परिवेश में अपने आप में मैं मानता हूँ कि सक्षम थी, और सारी जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं जो जीविकोपार्जन के लिए चाहिए, वो गांव में ही उपलब्ध थी। हमारा गांव एक स्वतंत्र ऑटोनॉमस गांव हुआ करता था,
मैंने 70s तक बहुत सारे आसपास के गांव में भी देखा। वहाँ पे व्यवसाय के सारे कार्य, जैसे कपड़ा धोने का, लोहा का, लकड़ी के उपयोग की वस्तुएं बनाने का, जैसे चारपाई, कुर्सी, टेबल इत्यादि हैं, ये सब चीज़ें उस गांव के परिवेश में होता था। जैसे आपने पूछा कि मुझे विज्ञान के प्रति रुचि कैसे हुई, ये एक बड़ा रोचक संदर्भ है। चूँकि हम कृषि के परिवेश से आते हैं और मेरे पिताजी खेती बाड़ी का काम संभालते थे। यद्यपि वो 8वीं पास थे और शिक्षण के कार्य में उनकी रुचि थी, उन्होंने एक विद्यालय भी खोला था, लेकिन घर की परिस्थितियों के कारण वो विद्यालय और शिक्षण कार्य छोड़ के कृषि के कार्य में लग गए। मैंने उनको देखा, तब मैं 7-8 साल का था, एक बालक जैसे थोड़ी सी सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो मैंने उनको देखा कि वो कृषि के उपयोग के लिए कुछ इम्प्लीमेंट्स गांव के लोहार के साथ बैठ के बनवाते थे। जैसे कि खेतों में उन दिनों बहुत सारे दूब, घास ऐसे जम जाती थी जो फसल को नुकसान करती थी। तो उन्होंने लोहे का एक लकड़ी के डंडे में एक इस तरह की शेप की, जिससे कि आप खींच सकें, घास को निकाल सकें और एक जगह बैठ के दूर तक की खेत की कोड़ाई कर सकें, निगराई कर सकें। ये इस तरह का छोटा सा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट उन्होंने अपने गांव के लोहार के साथ बैठ करके बनाया था। तो ये मेरे लिए बड़ा रुचि का विषय था कि ये कैसे लोहे को टेढ़ा किया जा सकता है, उसका आगे का पोर्शन शार्प किया जा सकता है, और वो कैसे खेत की गुड़ाई में या उसमें से घास को निकालने में मदद दे सकता है। और वो लीवर सिस्टम पे काम करता था, चूँकि लंबा उसका हैंड था, तो वो वहाँ पे एक साथ एक जगह बैठ के आप काफ़ी दूर तक के खेत की निराई गुड़ाई कर सकते थे। तो ये एक ऐसा मेरे लिए वो समय था कि मैंने सोचना शुरू किया कि ये कैसे संभव हो सका, क्योंकि जो गांव के लोहार का घर था, जो मेटल्स के भट्ठी में लोहे के राड्स को पिघला के बनाते थे, वो मेरे घर से थोड़ा दूर था, करीब 700-800 मीटर था। तो हमारा जाना नहीं होता था, हम छोटे बच्चे थे। एक तो ये क्षण था। एक दूसरा क्षण मैंने देखा कि पिताजी जब धान की जब खेती होती थी, तो उस समय धान की रोपाई के लिए होता था कि पहले धान के बीज को खेत में डाल दिया जाता था और खेत की तैयारी करके, और जब बीज थोड़ा सा 5-6 इंच का होता था तो उसको निकाल करके गुच्छे गुच्छे बना करके और धान के खेत की तैयारी करके उसमें जगह जगह एक एक गुच्छा हाथ से मैनुअली लगाया जाता था। इसमें काफ़ी समय और लेबर की आवश्यकता होती थी। तो मैंने पिताजी को देखा कि उन्होंने इस समस्या का समाधान एक नए तरीके से विकसित किया। इसका मतलब ये आपके लिए वो इनोवेशन की जो शुरुआत है वो वहाँ से हो गई। तो वो हम सोच नहीं सकते थे। कई बार हमको दिल में ये सवाल उठते थे कि धान को ये मिट्टी में क्यों डाल रहे हैं, उसको गोली सा क्यों बना रहे हैं। हमारे लिए तो खेलने की चीज़ें थी, लेकिन ये सवाल भी दिमाग में उठते रहते थे। तो इन सब को जानने के लिए एक प्रेरणा हुई कि हमको साइंस पढ़ना चाहिए। और जैसा आप सभी को पता है कि हमारे समय में 8वीं तक विद्यालय अलग होते थे। ग्रामीण क्षेत्र में एक जगह विद्यालय नहीं होते थे जहाँ पे साइंस की भी पढ़ाई होती हो, आर्ट्स की भी पढ़ाई होती हो। तो मैं एक विद्यालय में पढ़ता था जहाँ पे 8वीं तक की पढ़ाई होती थी। और ये बात 1978 की है। और उस साल मेरे पिताजी ने कहा कि तुमको कोई छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि आपकी स्थिति हमारी ये नहीं है कि हम तुमको आगे पढ़ा सकें। तो मुझे साइंस में भी प्रेरणा थी, इच्छा पढ़ने की थी। तो मैंने उस समय एक छात्रवृत्ति होती थी, उसका नाम था एकीकृत छात्रवृत्ति। तो मैंने एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा दी और हमारा भगवान के ऊपर बहुत ही बिलीव है, स्ट्रांग बिलीव है। मैं उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया।
और उत्तीर्ण करने के बाद ये हुआ कि आस पास में एक 4 किलोमीटर दूर एक और विद्यालय था जहाँ पे साइंस की पढ़ाई होती थी। उनके प्रधानाचार्य को ये बात पता लग गया कि इस गांव के एक छात्र ने एकीकृत परीक्षा उत्तीर्ण किया है, तो उन्होंने उप प्रधानाचार्य को भेजा कि आप जाइए और उनको ये कहिए कि साइंस की पढ़ाई हमारे पास हो सकती है, वो यहाँ पे आ जाएं उस विद्यालय को छोड़ करके। तो ऐसे में उस विद्यालय में जहाँ पे साइंस था, उस विद्यालय का नाम था गांधी विद्यालय मारूखपुर मर्यादपुर। मैंने वहाँ पे अपनी 9वीं से और 12वीं तक की साइंस की पढ़ाई की और 1980 में मैंने 12वीं फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी के साथ पास करके और साइंस की आगे पढ़ाई के लिए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया। यहाँ से शुरू होता है नया। हाँ, ये हम सब के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा जो आज की पीढ़ी आईआईटी और आईआईएससी के बारे में जो जानती है, या बड़े तमाम संस्थान भारत सरकार के हों या राज्य सरकारों के हों, लेकिन बीएचयू भारत के उन विश्वविद्यालयों में शुमार रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, जिससे जाने माने प्रख्यात देश के साइंस के लीडर हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों या भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में हों या तमाम क्षेत्रों में पढ़े हुए लोग देश दुनिया में अपना लोहा विज्ञान में मनवा चुके हैं। जी, तो जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात आती है और मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र बन के मैं वहाँ पे गया, तो एक मूल चेतना आती है एक व्यक्ति की, वो पंडित मदन मोहन मालवीय की जी, जिनका एक सपना था कि एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जहाँ पे हर विज्ञान की विधा पे काम हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, एग्रीकल्चर साइंस हो, आयुर्वेदिक साइंस और वैदिक साइंस के साथ साथ विज्ञान, तकनीकी और मेटलर्जी, माइनिंग्स के विषयों पे भी अध्ययन का एक उपयुक्त वातावरण वहाँ पे उपलब्ध हुआ। वहाँ मुझे मैं आप सबसे बात करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं जिस काल में 1980 से लेकर के 87 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैंने छात्र रहा और फिजिक्स डिपार्टमेंट से मैंने बीएससी ऑनर्स किया और फिर एमएससी फिजिक्स मैंने फिजिक्स डिपार्टमेंट से किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा कि जब मैं छात्र था उस समय जो भारत का एक बहुत बड़ा साइंस का अवार्ड है जिसको भटनागर अवार्ड बोलते हैं, मेरे 4 शिक्षक भटनागर अवार्डी थे। शांति स्वरूप भटनागर। हाँ, तो वो एक अलग प्रेरणा का स्रोत था। मतलब हम इसे रॉकेट से कहीं जोड़ें तो अलग अलग स्टेजेस पे हम लॉन्च होते हैं, तो ये आपका हर बार आपको एक नई चेतना और एक ऊर्जा मिली। तो वो और फिर मेरे जो शिक्षक थे, मैं उन शिक्षकों में से मेरे जिस गुरु के साथ मैंने काम किया, प्रोफेसर ओंकार नाथ श्रीवास्तव, वो खुद अपने आप में भटनागर अवार्डी थे। मुझे अन्य शिक्षक प्रोफेसर पी कृष्णा जो भटनागर अवार्डी थे, उन्होंने पढ़ाया। और आपको जान के हैरानी होगी कि फिजिक्स के प्रोफेसर होने के बाद प्रोफेसर पी कृष्णा जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के सेक्रेटरी थे उस समय, जद्दू कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, और बाद में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हमको वहाँ से ये सीखने को मिला कि विज्ञान के साथ, तकनीकी के साथ समाज में जो आध्यात्मिक विषय हैं और आध्यात्मिक समझ है उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि मैं मानता हूँ कि हम विज्ञान की दृष्टि में से जो भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी आर्थिक स्थिति को और समाज को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आवश्यकता है, उनके साथ संवेदनशीलता होना, आध्यात्मिक जो सोच है उसको साथ में लेकर के, करुणा को साथ में लेकर चलने की अत्यंत आवश्यकता है। और शायद यही कारण है, यही सोच है जिसके कारण मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस विचारधारा के लिए सर। और तमाम आपका ये पड़ाव विद्यार्थी देख रहे होंगे, हम ये हमेशा मानते हैं कि हम और आप अलग नहीं होते। जब हमें अपना सा कोई दिखता है तो वो एक बल और मनोबल और बढ़ जाता है
कि मैं भी कर सकता हूँ। तो सर की इस जीवनी से कि वो एक विद्यालय से कैसे पढ़ते हुए कैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुँचे, और उनके फादर का एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑब्जर्वेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना मैटर करता है कि आपकी जो कौतूहल है या जिज्ञासा का निर्माण जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स से भी जुड़ा है, फिर उसको कुछ इम्प्लीमेंट करने की चाह। पर ये आपकी एजुकेशनल यात्रा के बाद आपने जब भारत के तमाम बड़े बड़े संस्थानों को प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी आपके हाथ में आई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सही मायने में एक लीडरशिप के रूप में आप जब इस्टेब्लिश करने की ताकत आपके हाथ में आई, एक जिम्मेदारी था, मैं ज़्यादा अच्छे से कहूँगा जिम्मेदारी जब आपके हाथ में आई, तो वो कुरुक्षेत्र से लेके भोपाल के NITTR तक का जो आपका सफ़र कैसा रहा, और आप कैसा देखते हैं कि हमें टेक्नोलॉजिकली जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें हमें क्या और मूलभूत समावेश करने की ज़रूरत है भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारी आत्मनिर्भरता, जैसे कि हमने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं का जो शौर्य, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण भारत ने कितना बेहतर परफॉर्म किया है अपने डिमॉन्स्ट्रेशन में। मैं जब आपसे चर्चा कर रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो मेरी यात्रा थी, जी जी, एक विषय यहाँ पे चर्चा करना अनिवार्य है कि विज्ञान की दृष्टि से जब हम अध्ययन में के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए तो हमको एक चैलेंज भी महसूस हुआ। कई बार क्या होता है कि हमारा विद्यार्थी समस्याओं से जूझ नहीं पाता और वो फिर हार मार के छोड़ देता है। तो ऐसी स्थितियाँ हमारे सामने भी आई। मैंने ये जो +2 किया था वो हिंदी मीडियम से किया, और जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो वहाँ सब कुछ इंग्लिश मीडियम हो गया। तो मुझे विषयों को दोबारा समझने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा, और मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया। अपने आप को सारी विषयों को इंग्लिश को अच्छी तरह से किया, और फिर ये मैंने बैचलर डिग्री साइंस फिजिक्स में ऑनर्स करने के बाद फिर मास्टर डिग्री फिजिक्स में सॉलिड स्टेट स्पेशलाइजेशन के साथ मैंने वहाँ पे MSc किया। और फिर मेरी रिसर्च की इच्छा थी कि मुझे रिसर्च काम करना चाहिए, और जैसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फिजिक्स का उस समय जो माहौल था, आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी। बात कर रहे हैं, ये आप बता सकेंगे? बात है 1980 से 87 तक। हर साल हमारे डिपार्टमेंट से, फिजिक्स डिपार्टमेंट से करीब 6 से 10 विद्यार्थी विदेश जाते थे पोस्ट डॉक फेलो करने के लिए। तो जब हम लोग मास्टर डिग्री कर रहे थे, इवन जो UG प्रोग्राम में अंडर ग्रेजुएट में BSc ऑनर्स कर रहे थे फिजिक्स में, तो छोटे छोटे फंक्शंस होते थे, उनका बॉर्न वाइज फेयरवेल होता था। तो एक ये था कि हमको भी आगे शिक्षा के क्षेत्र में PhD करना है, रिसर्च करना है, और विदेश जा कर के एक बहुत अच्छा रिसर्च के क्षेत्र में काम करना है। इसके साथ आगे बढ़ते बढ़ते कुछ अपनी आर्थिक परिस्थितियाँ थीं जो किसी के साथ हो सकती हैं, चैलेंजेस थे। हमको छात्रवृत्ति हमको +2 तक तो मिली, जो 8वीं मैंने एक छात्रवृत्ति की परीक्षा पास की थी। उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अपने बल पे खड़ा होना चाहिए, और दुर्भाग्यवश 1987 में जिस साल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो मुझे ये हुआ कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो फिर मैंने CSIR की फेलोशिप के लिए विभिन्न लैब्स में अप्लाई किया। चूँकि हम लोग ग्रामीण परिवेश से थे, हमको ये सब उस समय ज़्यादा स्कीम्स भी, योजनाएं भी नहीं होती थी। तो मुझे सीरी पिलानी में जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मुझे CSIR की फेलोशिप मिल गई, और मैं वहाँ पे GRF के रूप में, जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में 1988 में ज्वाइन किया, जून के महीने में। वहाँ से मैंने ये मेरे जीवन में बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव आया। और जैसा मैंने बताया कि शुरुआत में मेरे पिताजी को मैंने कुछ नए अन्वेषण करते हुए देखा, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखा, प्रयोग करते हुए देखा। तो वैसा ही मुझे वातावरण मिला, और मेरे जो वहाँ पे PhD के सुपरवाइज़र थे डॉक्टर WS खोखले, उस समय हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी के फील्ड में पूरे दुनिया में काफ़ी काम चल रहा था, और
तो उन्होंने मुझे कहा कि आने वाले समय में सुपर कंडक्टिव फिल्म्स केमिकल वेपर डिपॉजिशन से अगर विकसित किया जाए तो आने वाले एक समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और विशेषकर बड़े बड़े जो पावर प्लांट हैं स्क्वाड्रन टाइप के, वहाँ पे मैग्नेट्रॉन जहाँ पे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की यूज़ होती है, लेविटेटिंग ट्रेन्स, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने अपने हाथ से उस समय 1988, 89, 90, 91 तक मैंने केमिकल वेपर डिपॉजिशन सिस्टम अपने हाथ से वहाँ पे मैकेनिकल वर्कशॉप की फैसिलिटीज़ को यूज़ करके, और वो जो विकसित किया, जो उसमें अनुभव हुआ, उससे ये प्रेरणा मिली कि आप कुछ भी करना चाहें ये संभव है। आवश्यकता ये है कि आपको दृढ़ विश्वास हो, आप परिश्रम की पराकाष्ठा तक काम करने को तैयार हों, और उसमें एक निरंतरता हो। ये अगर 3 चीज़ें हैं, दृढ़ विश्वास, परिश्रम और निरंतरता, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और यही था वो समय जिसके कारण जो मैं वहाँ से फिर मुझे हरियाणा गवर्नमेंट में 1991 में मुझे हरियाणा गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन में नौकरी मिल गई। वहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन इंजीनियर के रूप में अपना काम शुरू किया। और मैं भाग्यशाली था कि मैं जिस संस्थान में काम करता था वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर का नाम ही था उस संस्थान का। तो मुझे इंस्ट्रूमेंट्स वेरियस तरह के, बहुत अलग अलग तरह के साइंस के इक्विपमेंट जो आपके म्यूजियम्स में यहाँ दिख रहे हैं, जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, एक्चुअली जो वहाँ की जो साइंस की इंडस्ट्री थी उनका जो मेन काम था, जो वो एक्सपोर्ट्स के लिए साइंस के इक्विपमेंट्स, मॉडल, टीचिंग एड्स का निर्माण करते थे। और चूँकि हमारा संस्थान जो था वो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर था और वो एक फैसिलिटी सेंटर भी था, तो वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को हम लोग फैसिलिटेट करते थे नए इनोवेशंस के लिए, डिज़ाइन के लिए। और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। और बाद में जैसे आपने कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब मैं आया, जब मैंने इंडस्ट्री का जॉब छोड़ा 15 साल काम करने के बाद 2007 में, तो मुझे प्रेरणा हुई कि जो मैंने काम शुरू किया था टेक्नोलॉजी के फील्ड में सीरी पिलानी में, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को विशेषकर ध्यान में रख करके उसके लिए कुछ आगे काम किया जाए। जब हमने ये सोचा तो मेन जो उस समय बाधा थी वो है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इक्विपमेंट्स इंडिया में नहीं मिलते थे, और वो इक्विपमेंट्स इतने कॉस्टली थे, उसके कारण वो हर जगह उपलब्ध भी नहीं हो पाते थे। तो बहुत कम संस्थान थे जहाँ पे सेमीकंडक्टर के ऊपर काम होते थे। और लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास था कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की उपयोगिता बढ़ेगी, और इसलिए हमको उस दिशा में काम करना चाहिए। तो इसमें आगे बढ़ते हुए मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपको जान के मतलब आश्चर्य होगा, हमने एक सेमीकंडक्टर का एक लैब क्रिएट किया। और उस लैब क्रिएट करने की प्रोसेस में जब मैं एक संस्थान में गया जो भारत का सबसे बेस्ट संस्थान था, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी, उन लोगों से मैंने जब वार्ता किया, उनसे मैंने जानना चाहा कि इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। तो सबसे जो एक बाधा थी, और वो मैं मानता हूँ वो बाधा केवल सोच की है, संसाधनों की नहीं है, वो ये थी कि सेमीकंडक्टर में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने तरीके से कोई काम करते हैं तो जो कॉस्ट है वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं रहता है, क्योंकि आप चीज़ों को आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको उनके माध्यम से करते हैं, और आपको उन विषयों की अगर पूरी अच्छी तरह से जानकारी है तो वो आप बहुत कम से कम खर्च में कर सकते हैं। जी सर, मैं तो फिर अब इस बात पे, चूँकि आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस, इतना टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में आज हम सुन रहे हैं। देखिए कितने सालों से, मतलब 80 की दशक की अगर बात कर रहे हैं, 90 की दशक की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार की भी बहुत बड़ी संस्थान है, इस तरीके से उस चीज़ में करियर बनाते हुए आगे बढ़े। तो सर आप वर्तमान में जब NITTR को आप एक लीडर के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, निदेशक के रूप में आप जिस तरीके से संस्थान को आप एक नई
रूप में परिभाषित कर रहे हैं, नई जिम्मेदारियों के साथ इसको लेस कर रहे हैं, ताकि ये अपने सारगर्भित लक्ष्यों को समावेश करते हुए भारत की वर्तमान स्थितियों को आगे ले जाने में टेक्नोलॉजिकली जो एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन, उसमें उसका योगदान दे सके। आपकी विचारधारा हमारे लोगों के ऑडियंस के साथ साझा करेंगे ताकि लोग अधिकतर इसकी उपयोगिता समझ पाएँ और NITTI जैसे संस्थानों से जुड़ सकें सर। जी, तो मेरा जैसे हम बात कर रहे थे तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में मैंने काम कर रहा था, तो मेरा जो अपना एक जो प्रयास था कि अपने तरीके से जो आपकी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का दास न बनकर उन परिस्थितियों के साथ रूबरू होते हुए अपना ही एक मॉडल खड़ा किया जाए। इस सोच से जब मैंने काम किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, मैंने वहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और मेम्स डिवाइस फैब्रिकेशंस की क्लीन रूम का निर्माण किया, जो 1200 स्क्वायर फीट एरिया में एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, इंडिजिनस अप्रोच से मैंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और शायद मुझे मेरे उस कार्यों को देख करके उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने PhD किया, मास्टर डिग्री किया। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सहयोग से हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री प्रोग्राम वहाँ पे ऑफ़र कर सके। और मेरा ये मानना है कि शायद वो जो एक हमारा भारतीय दृष्टि थी संस्थान को विकसित करने की, लेबोरेटरीज़ को विकसित करने की, उसके कारण मुझे राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थान NITTI भोपाल जैसे संस्थान में टीचर्स ट्रेनिंग के दायित्व को संभालने का मौका मिला, जो मैंने मई 2022 में संभाला। जब मैं मई 2022 में यहाँ पे आया तो उस समय भारत सरकार के ने, जैसा कि हम सबको पता है कि 2019 से और 2021 तक कोविड के कारण हमने ये महसूस किया कि हमारी जितनी विज्ञान की जो विकास की जो गति थी वो करीब करीब रुक गई। और विशेषकर जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत बड़ा अभाव हो गया। मैन पावर्स का ना रहना जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे, और उससे संबंधित प्रॉब्लम्स के कारण, सेमीकंडक्टर चिप्स के ना होने के कारण, और इसकी उपयोगिता को समझते हुए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रैग्मेटिक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसको नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से जानते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर भारत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपीस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भारत के अंदर एक प्रोजेक्ट लिया। और मुझे लगा कि मुझे जैसा मैं काम करता रहा, मुझे काम करने का एक और आगे अच्छा मौका मिला, और उस दृष्टि से मैं NITTI भोपाल में शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए और उसमें और गति देते हुए मैंने यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का सेंटर इस्टेब्लिश करने की संकल्पना के साथ आगे बढ़ा। आज मुझे आपसे बात करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप NITTI में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की पैकेजिंग होते हुए देख सकेंगे, जो एक अपने आप में एक बहुत ही नया अनुभव है, क्योंकि अपने देश में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की पैकेजिंग बहुत कम संस्थानों में होती है, और सिर्फ उन संस्थानों में होती है जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के हैं, जैसे DRDO की और ISRO की लैब्स। तो एकेडमिक संस्थान जैसे हमारे हैं IITs, NITs, वहाँ पे विद्यार्थियों को ये मौका नहीं मिलता कि जिससे कि वो अपने द्वारा बनाए हुए, डिज़ाइन किए हुए सेमीकंडक्टर चिप्स को प्रोसेस करके और पैकेज कर सकें। तो हमने भारत सरकार की नीति के अनुकूल आउटसोर्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की प्रोक्योर करके उनको पैकेजिंग के लिए स्किल्ड मैन पावर तैयार करने के लिए हमने काम शुरू किया, और आज हम उन मशीन्स का निर्माण अपने संसाधनों के माध्यम से यहीं पे कर रहे हैं, जिसके कारण कि हम पूर्णतया भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ, भारतीय तकनीकी के हिसाब से सेमीकंडक्टर
टीचिंग के साथ साथ इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर सकें और आने वाले समय में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स, कुछ एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर सकें जिनको प्रेरणा मिले कि हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की, सेमीकंडक्टर चिप्स की पैकेजिंग के माध्यम से प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और एक एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतने कम समय में, चूँकि हमारी पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सर ने अपनी विद्यार्थी वाली यात्रा, उनके पिताजी द्वारा वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटेशन को इनोवेशन कहेंगे हम, जिसे आज हम कबाड़ से जुगाड़ इनोवेशन हब का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ बनाने की अभिलाषा कि ऐसे करना चाहिए। फिर उनका BHU का वो सफ़र और BHU का वो माहौल यानी वातावरण, जो साइंस सेंटर भी इस फिलॉसफी पे काम करता है, इस सिद्धांत पे, एक्सपीरियंस मैटर करता है, एनवायरनमेंट मैटर करता है कंड्यूसिव लर्निंग के लिए। और फिर सर का जो एक लंबा रास्ता रहा, कैसे वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बाद टेक्नोलॉजिकली फिर NITTR भोपाल पहुँचे और NITTR भोपाल को अब कहाँ आगे लेके जा रहे हैं। अंत में सर चलते चलते मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूँगा रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। आप साइंस सेंटर के बारे में, उनसे कनेक्ट के बारे में कैसे आप देखते हैं, इस समाज में इसका एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। आपने मेरे दिल की बात को छू लिया है। मेरा ये मानना है कि विज्ञान केवल लेबोरेटरी तक ही सीमित नहीं होना चाहिए और इस बात को पूर्णतया एड्रेस करते हुए जो रीजनल साइंस सेंटर भोपाल है, और विशेषकर मैं आपके कार्य को जानता हूँ, पिछले 2-2.5 साल से आप जो प्रयास कर रहे हैं लोगों को रीजनल साइंस सेंटर तक पहुँचाने के लिए और साइंस को उन तक, उनके जीवन की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंस कैसे घुल मिल जाए, उसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों को, छात्रों को यहाँ लाने का और बहुत सारे कार्यक्रम को आयोजित करने का, ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए, साइंस के क्षेत्र में साइंस को सोसाइटी तक ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि विज्ञान लेबोरेटरी से आगे निकलकर हम सब जैसा कि देखते हैं, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे ज़िंदगी को बहुत आसान बनाने में सहयोगी है। इसलिए आप जैसे जो रीजनल साइंस सेंटर्स हैं, ये विद्यालयों के जो उनका जो करिकुलम है, जो उनका जो दिनचर्या है शिक्षा की, उसका एक इंटीग्रेटेड, एम्बेडेड पार्ट होना चाहिए, जिसमें हर विद्यार्थी, हर विद्यालय का, हर क्लास का विद्यार्थी, चाहे वो किसी स्टैंडर्ड में पढ़ता हो, उसको रीजनल साइंस सेंटर जैसे स्थान पे आने का मौका मिले, कम से कम साल में एक बार आने का मौका मिले। वो आए, यहाँ पे देखे, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चीज़ों को अपने हाथ से करके समझे और उन चीज़ों को जो उसको लगता है कि उसमें और आगे समझने की ज़रूरत है, उसमें काम करने की ज़रूरत है, उन जिज्ञासा को शांत के लिए करने के लिए आगे काम करता रहे। जिससे कि मेरा ये मानना है कि जो हम आने वाले समय में विज्ञान को केवल उपयोग के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान को हम एक महोत्सव के रूप में, एक उत्सव के रूप में, एक फेस्टिवल्स के रूप में हमारी संस्कृति हो जाएगी और जिससे कि हमारा पूरा राष्ट्र एक वैज्ञानिक सोच का राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी इन इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए कि विज्ञान केंद्र की महत्वता हमारे समाज में इस तरीके से महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी काउंसिल का सबसे बड़ा लक्ष्य है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स का, जिसके तहत भारत में 26 विज्ञान केंद्र हैं, अलग अलग जगह पे कार्य कर रहे हैं। आपके साथ हमें ये बात साझा करने में और भी खुशी हो रही है कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल पिछले 2 वर्षों में आपका मार्गदर्शन भी हमारे LAC कमेटी के रूप में प्राप्त होता रहा। जितने अच्छे आप वैज्ञानिक सोच के साथ इंस्पायर करते हैं सर, उससे कहीं ज़्यादा आपके अंदर एक शिक्षक भी है और वो बदलने वाला एक साइंटिस्ट, इन्वेंटर है, जो जब भी आप संवाद करते हैं लोगों के अंदर वो ऊर्जा, शक्ति और वो मौलिकता पैदा करने के लिए बड़ा प्रभावी होता है। आपका सबसे कीमती वक्त देने के लिए रीजनल साइंस सेंटर टीम को और रीजनल साइंस सेंटर टीम की ओर से, हमारी काउंसिल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी आपको अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर।
और आप सभी दर्शकों से, हमारे विजिटर से बड़ी खुशी है कि आप हमसे जुड़ते हैं। आप हमें कमेंट्स में लिखें कि आपकी विचारधारा, आप साइंस के लिए साइंस सेंटर से जुड़ने में और कहाँ तक हम आपकी तक पहुँच सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, ताकि विज्ञान केंद्र हमारी इस समाज का एक इतना इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो कि हम एक्सपीरियंस करने के लिए हमें सोचना ना पड़े, हमें पार्टिसिपेट करने के लिए सोचना पड़े। ऐसे इनोवेशन, ऐसे साइंटिफिक कल्चरल प्रोग्रेस संस्थान से हम जुड़ने में कैसे आपका सहयोग कर सकें। और सर ने जैसे कहा, संस्कृति, विज्ञान संस्कृति के रूप में कैसे बहुत शीघ्रता से हमारे राष्ट्र में एक स्थापित हो, जो कि आधुनिक भारत की पहचान है पूरी दुनिया के सामने। और हमने देखा सेना की तीनों सेनाओं के शौर्य को किस तरीके से पराक्रम के साथ भारत आज दोबारा दुनिया के सामने टेक्नोलॉजिकल पावर के साथ और एक लीडरशिप के साथ दिखा के कि हम पूरी दुनिया पे अपनी छाप छोड़ रहे हैं। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपकी स्क्रीन पे QR कोड्स आएंगे, आप जरूर, क्योंकि हमें सर ने कहा कि हम आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रूर इस QR कोड्स के माध्यम से आप सोशल मीडिया से जुड़ें और रीजनल साइंस सेंटर ज़रूर पहुँचें अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ, अपने विद्यालयों के साथ, महाविद्यालय के साथ, और इस विज्ञान की यात्रा को संकल्प से सिद्धि तक ले जाने में हम सबका सहभागी बने। उसी बात पर इस कार्यक्रम को हम यहाँ पे आज समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।